सरिता अपने बेटे हिमांशु के साथ रहती है और वो अकेले ही अपने बेटे को पाल रही होती है। फिर एक दिन शाम के समय सविता घर पर बैंगन को कट करके तवे पे सेक रही होती है। आज तो मैं मेरे बेटे के लिए अलग से बैंगन बना रही हूँ। वैसे तो उसे बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये वाले जरूर पसंद आएंगे और वो तो अभी आने ही वाला होगा। खाना बनाने के बाद सरिता अपने बेटे के आने का इंतजार करती है। फिर कुछ देर बाद में हिमांशु घर आता है। अरे बेटा, आज तू इतना लेट क्यों आया है? वो मैं अपने दोस्त रोहन के घर चला गया था। कल टेस्ट है ना, तो हम दोनों उसी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, चल कोई बात नहीं। तू थक गया होगा ना, तो मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज ना मैंने ऑनलाइन रेसिपी देखी है। बैंगन को कट करके उसे शैलो फ्राई करते हैं तवे पर। बहुत टेस्टी लगता है और मैंने ये डिश खास तेरे लिए बनाई है। अरे क्या माँ, आप भी आपको अच्छे से पता है कि मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, तो आपने बैंगन क्यों बनाया? अरे मुझे पता है कि तुझे बैंगन नहीं पसंद, इसीलिए मैंने बैंगन अलग तरीके से बनाया है जो तुझे बहुत पसंद आएगा। नहीं माँ, आप बैंगन चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना बना लो, लेकिन मैं इसे नहीं खाने वाला। और वैसे भी मुझे खाना ही नहीं खाना है, क्योंकि मैं अपने दोस्त रोहन के घर से खाना खाकर आया हूँ। अरे, अगर तूने खाना वहीं पर खा लिया था तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अब उसमें क्या बताना है माँ? और वैसे भी आज मेरे दोस्त रोहन के घर पर गार्लिक ब्रेड और सैंडविच बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी था। इसलिए मैंने तो अपना पेट वहीं पर भर लिया। और रही बात इस बैंगन की, तो मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन की माँ की तरह आप अच्छा खाना कभी नहीं बना सकती। अरे आप तो बस ये बैंगन, आलू, कटहल और कद्दू ही बनाती रहना। सरिता को सुनाकर हिमांशु अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह सरिता जल्दी उठती है और रसोई में जाकर वो सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगती है। हिमांशु को सैंडविच बहुत पसंद आता है, तो आज मैं उसके लिए उसकी पसंद का ही सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन अपने थोड़े देसी टच में। और ऊपर से उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इस सैंडविच में कौन कौन सी सब्जियां मिलाई है। फिर सरिता सैंडविच बनाकर हिमांशु के पास लेकर जाती है। ये देख हिमांशु बेटा, मैंने तेरे लिए आज सुबह सैंडविच बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। अरे वाह माँ, कल मैंने आपको थोड़ा सुना क्या दिया? आपने तो आज सीधे सैंडविच ही बना दिया मेरे लिए। सच में आप तो कभी कभी कोई काम अच्छे भी कर लेती हो। वो तो है बेटा, अब मेरी ज्यादा तारीफ मत कर और खाकर बता कैसा बना है। फिर जैसे ही हिमांशु सैंडविच खाता है, वो उसे काफी टेस्टी लगता है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और आपने तो रोहन की माँ से भी ज्यादा टेस्टी बनाया है ना? मुझे पता था कि तुझे ये सैंडविच जरूर अच्छा लगेगा। और तुझे पता है, कल तूने जिस बैंगन को खाया नहीं ना, उसी बैंगन से बनाया है मैंने ये। अरे क्या माँ, आप भी आपने मुझे बैंगन खिला दिया। आपको पता है ना कि मुझे बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर आपने मुझे ये जबरदस्ती क्यों खिलाया? अरे माना कि तुझे बैंगन पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से तो पसंद आ ही गया ना। अब देख, मेरे जबरदस्ती करने के कारण तेरे मुंह का स्वाद बढ़ गया। आप तो रहने ही दो माँ, मुझे आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे मैं क्या कोई जानवर हूँ क्या, जो आप मुझे कुछ भी खाने में दो और मैं चुपचाप खा लूं? मुझे नहीं खाना ये सैंडविच। हिमांशु वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब हिमांशु एक अच्छी जॉब करने लग जाता है। अरे नहीं माँ, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगा। और वैसे भी आपके हाथ में तो कोई स्वाद नहीं है, और ऊपर से अगर ठंडा खाना खाऊंगा तो मेरे मुंह का स्वाद और बिगड़ जाएगा। इसलिए इससे अच्छा तो मैं भूखा ही रह लूं। इतना कहकर हिमांशु ऑफिस चला जाता है। बेचारा मेरा बेटा भूखा रहेगा और भूख लगी तो वो बाहर से खाएगा। बाहर का खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक काम करती हूँ,
मैं घर पर ही कुछ अलग से ट्राई करती हूँ। फिर सरिता घर पर ही मटर मशरूम की सब्जी बनाकर हिमांशु के ऑफिस लेकर जाती है। आप यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो माँ? हाँ तो नहीं आ सकती क्या मैं तेरे ऑफिस? देख, मैं तुझे यहाँ पर लंच देने आई हूँ और मुझे पता था कि तेरे लंच का समय कब होता है, तो इसीलिए मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आ गई। अरे माँ, मैं ज्यादातर खाना इसीलिए नहीं लेकर आता क्योंकि मुझे आपके हाथ का खाना नहीं पसंद, और आप हो कि मुझे यहाँ तक देने चली आई। अब छोड़िए, यहाँ तक आ ही गई हो तो दे दो मुझे और जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने आपको देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब सरिता उदास होकर घर चली आती है और हिमांशु अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बैठ जाता है। अरे वाह हिमांशु, तेरी ये मटर मशरूम की सब्जी तो कितनी टेस्टी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरी मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती है। रोज क्यों नहीं लेकर आता तू टिफिन? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी ये सब्जी इतनी खास भी नहीं बनी है। अरे तू पागल हो गया है क्या? तूने आज तक अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया क्या, जो तुझे ये सब्जी टेस्टी नहीं लग रही? देख भाई, भले ही तू अपने लिए खाना लेकर मत आया कर, लेकिन मेरे लिए तो जरूर लेकर आना, क्योंकि मुझे तो तेरे माँ के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगा। अजय की ये बातें सुनकर हिमांशु अब चुप हो जाता है। फिर घर आने के बाद, तो बेटा कैसा लगा तुझे आज का खाना? अरे क्या माँ, आप भी खाने में कुछ अलग हो तो अच्छा लगे ना। आप तो कुछ अलग बनाती ही नहीं हो। पता नहीं मेरे दोस्तों को आपके हाथ का खाना कैसे पसंद आ गया। मुझे तो आज तक कभी पसंद नहीं आया, जबकि मैं तो इतने सालों से खा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे आज का भी खाना पसंद नहीं आया तो मैं कल कुछ और बनाने की कोशिश करूंगी। फिर कुछ महीनों के बाद हिमांशु की सिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है और वो अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में मगन हो जाता है। अरे सिया, आज तुम मेरे लिए आलू मटर की रस्सा वाली सब्जी बना दो, क्योंकि आज उसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। और साथ में पूरी भी बना देना। गर्मा गर्म पूरियां तो आलू मटर की सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आज तो संडे है ना, तो लंच तो मैं घर पर ही करूंगा। ठीक है जनाब, जैसी आपकी फरमाइश। मैं तुम्हारे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरियां बना दूंगी। फिर सिया आलू मटर की सब्जी बनाती है और वो दोनों के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह सिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे आएगी भी क्यों नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। अब खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे ये क्या सिया, तुमने तो बस कहने के लिए आलू मटर बनाया है, लेकिन ये सब्जी तो खाने लायक है भी नहीं। ये तो क्या बोल रहा है बेटा, ठीक तो लग रही है सब्जी। हाँ हिमांशु, सब्जी तो अच्छी बनी है। क्या ये अच्छा है? अरे अच्छा किसे कहते हैं पता भी है क्या तुम्हें? ना नमक का स्वाद है ना मसाले का स्वाद है। बिल्कुल बेस्वाद बनी है ये सब्जी। अरे लेकिन मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ी तो तारीफ करो ना। या फिर तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा सिया, ये सब्जी सच में बहुत बेस्वाद बनी है। अरे तुमसे अच्छा खाना तो माँ ही बना लेती है, और ये सब्जी खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अरे पर बेटा, आप बीच में मत बोलो माँ, और आप इसे खाना कह रही हो। अरे जब आप खाना बनाती थी तब उसमें हर मसाले का हिसाब बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आगे से ऐसा खाना मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। इतना बोलकर हिमांशु वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हिमांशु जब अपने ऑफिस में खाना खाता है, तभी शिव, क्या खाना बनाया है इसने। मैं ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ, और एक ये सिया है जो कि इतना खराब खाना बनाती है। आज तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। हिमांशु लंच नहीं करता और शाम के समय गुस्से में घर आता है। सिया, कहाँ पर हो सिया? अरे बाबा क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है? मैं ऑफिस में कितनी मेहनत करता हूँ, और लंच में अगर मैं खाना खाने बैठ जाऊं तो मुझे ये बेस्वाद खाना मिलता है।
अरे अब क्या हो गया? मैंने तो सब छक के दिया था तुम्हें। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं सिया। सच कहूं तो मुझे शादी के बाद अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ। अरे जब भी मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने बैठ जाता हूँ तब तब मेरा मन खराब हो जाता है। और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया तो मेरी माँ से सीख लो ना। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो तुम्हें भी सिखा देगी। अब तो तुम बहुत बोल रहे हो हिमांशु। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हूँ, तो तुम्हें वो सब दिखाई नहीं देता क्या? अरे तुम तो बस खाना बनाती हो और वो भी इंसानों के खाने लायक नहीं बनाती। अरे तुम्हें पता भी है क्या मेरी माँ के हाथ का खाना कैसा होता था? अरे वो खाना तो जो भी खाता था ना तो बार बार मांगता था। ऊपर से वो मेरे ऑफिस आकर मुझे गर्मा गर्म खाना दिया करती थी। अरे लेकिन मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, तो तुम्हें वो सब दिखाई नहीं देता क्या? ठीक है, आगे से मैं और ध्यान दूंगी। हिमांशु अब हर वक्त बस सिया की गलती ही निकालता रहता है, लेकिन सिया उसे कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हिमांशु का दोस्त अजय घर पर खाना खाने आता है और सिया उन दोनों को खाना परोसती है। ये क्या है सिया? ना तो तुमने सलाद दिया है और ना ही ये रोटियां फूली हुई है, और ये सब्जी तो देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें तो बस पानी ही भरा हुआ है। अरे थोड़ा तो सोचकर बात करो ना मुझसे। घर पर तुम्हारा दोस्त आया हुआ है और अभी तो तुमने खाना टेस्ट भी नहीं किया है और उससे पहले ही इतनी बुराई कर रहे हो। अरे मुझे तो ये खाना देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तो इसे खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, बस खाने की बर्बादी करती रहती हो। यार हिमांशु, मैं चलता हूँ। अरे नहीं अजय, तू कहीं मत जा। अरे सिया को मैंने अब तक बहुत बार समझाया है, लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं समझती। इसलिए आज मैंने इसे तुम्हारे सामने डांट दिया ताकि इसमें थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए। नहीं भाई, मुझे घर जाना है, थोड़ा काम है। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। बस बहुत हो गया हिमांशु, मैंने तुम्हारे दोस्त के आगे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आए बोलते जाओ। माना कि तुम्हें तुम्हारे माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खाना बुरा बनाती हूँ। अरे मेरे मायके में तो किसी ने भी मेरे खाने की कभी बुराई नहीं की। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आज तक अगर तुमसे किसी ने सच नहीं बोला तो मैं भी तुमसे झूठ बोलूं क्या? बस बहुत हो गया हिमांशु, झूठ सच तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अरे तुम्हें खाना अच्छा लगे इसलिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हिमांशु, जब मैं तेरे लिए खाना बनाया करती थी तब तो तूने मेरी कभी तारीफ नहीं की कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अरे तूने तो हर बार मेरी बस कमियां ही निकाली, और अब पत्नी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो अब जाकर तुझे मेरे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा है। बल्कि सच बात तो ये है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो हिमांशु। माँ के हाथ के खाने की कभी तारीफ नहीं की, पर पत्नी को नीचा दिखाने के लिए माँ के हाथ का खाना तुम्हें अच्छा लगने लगा। वाह! और अगर तुम कदर नहीं करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। अरे अगर कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो तुम्हें उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए, ना कि किसी से तुलना करनी चाहिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप दोनों सही कह रही हो, मेरी ही गलती है। आज तक मैंने कभी किसी की फीलिंग्स को समझा ही नहीं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा और आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अरे सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि अगर मैंने ये बात तुझे पहले ही समझा दी होती तो आज इतना सब होता ही नहीं। और इस तरह से अंत में हिमांशु को अपनी माँ और पत्नी के हाथ के खाने का स्वाद समझ आ जाता है और उसे एक सबक भी मिलता है। पारुल और नितिन की हाल ही में शादी हुई होती है। पारुल के भाई संग्राम की इमेज बिल्कुल किसी डॉन की तरह होती है। अरे बहू, आज तो तू लेट उठ गई, लेकिन कल से ऐसा बिल्कुल मत करना। सुबह 9 बजे के पहले ही सारा नाश्ता बना लेना,
और उसके बाद घर के बाकी के काम निपटाना। और हाँ, 8 बजे तक आरती हो जानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। अरे माँ जी, लगता है आप कुछ भूल रही हो। क्या बहू? अरे माँ जी, मैं एक डॉन की बहन हूँ, और अगर मेरे भाई को पता चलेगा कि मेरे ससुराल वाले मुझसे काम करवा रहे हैं, तो वो आप लोगों पे कितना गुस्सा हो सकते हैं। इस बात का आपको कोई अंदाजा भी है क्या? क्या? ये तू क्या कह रही है बहू? नितिन ने तो बोला था कि तेरा एक भाई है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो एक डॉन है। ठीक है बहू, तू अपने भाई को कुछ भी मत बता। और तुम उतने ही काम करना जितने करने की तुम्हारी इच्छा हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा। ये हुई ना बात माँ जी। पारुल की सास विमला अब घबरा जाती है और सारा काम वो खुद ही करने लगती है, और पारुल बस ऊपर ऊपर के छोटे मोटे काम कर देती है। यह देखकर ससुर संदीप कहते हैं, अरे विमला, ये सब तुम क्या कर रही हो? अभी अभी तो घर में बहू आई है, और बहू के आने के बाद भी तुम ये सारे काम क्यों कर रही हो? आपको पता नहीं है संदीप जी, और ना ही हमें नितिन ने बताया कि पारुल बहू का भाई डॉन है। इसीलिए मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अगर अपने भाई को कुछ बता दिया तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या? हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? वो भी अब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन पारुल नितिन का कार्ड ले लेती है, और वो उस दिन 25,000 रुपए की शॉपिंग कर लेती है। और ये सब देखकर सास ससुर दोनों भी एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, तुमने तो एक दिन में ही पूरे 25,000 रुपए उड़ा दिए। ये क्या कर दिया तूने? हाँ बहू, तुमने इतने सारे पैसे क्यों उड़ाए? 25,000 रुपए कोई छोटी रकम होती है क्या? ये तुमने सही नहीं किया। ओफो माँ जी, पापा जी, आप दोनों भी ना, ये कैसी बेतुकी बातें करते हो? अरे मेरा भाई तो एक बार में ही मुझे 50 से 60,000 रुपए देता था, और आप यहाँ पर 25,000 रुपए के लिए मुझे इतना बोल रहे हो। ये सब क्या है नितिन? पारुल, मैं माँ और पापा को समझाता हूँ। माँ पापा, अब जाने दो ना। उसकी इच्छा थी तो उसने शॉपिंग कर ली। वैसे भी मेरी तनख्वाह अगले महीने से बढ़ने वाली है, और यहाँ पर मुझे ही कोई चिंता नहीं है। तो आप दोनों खामोखा क्यों चिंता कर रहे हो? एकदम बेफिक्र रहो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। लेकिन बेटा, वो दोनों चुप हो जाते हैं, और इस तरह से पारुल ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है और मुफ्त के मजे लेती है। फिर एक दिन जब घर पर पारुल के चाचा ससुर आते हैं, तभी, अरे पारुल बहू, हमें ना वो डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी आलू मसाले वाला। प्लीज बना दो ना जल्दी से। क्या? डोसा? नहीं नहीं, मैं तो अभी बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सैलून में अपॉइंटमेंट है। इसीलिए आप ये सब माजी से ही बनवा लो। अरे पर बहू। देवर जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना देती हूँ ना आपके लिए डोसा। और बहू, तुम जाओ बेटा, बहुत दिनों से इसे पार्लर जाना था ना, इसीलिए जा रही है ये। ठीक है विमला भाभी, कोई बात नहीं, जाओ बहू, मेरे लिए डोसा तेरी सास बना देगी। लेकिन घर में 2 दिन में ही चाचा जी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पारुल एकदम महारानियों की तरह रह रही है और बाकियों के साथ नौकरों की तरह पेश आ रही है। फिर रात में, अरे बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तनिक थोड़ी मालिश तो कर दो। ये लो, इस तेल से करना, गांव के वैद्य जी ने दिया है ये मुझे तेल, बहुत कमाल का है, थोड़ा तुम भी रख लो अपने लिए। छी चाचा जी, इस तेल की बदबू, ईऊ, दूर रखिए इसे मेरे से। लेकिन बहू। चाचा जी, मुझे ना मेरे भाई ने एकदम रानी की तरह रखा है, इसीलिए मैं ये सारे काम नहीं करने वाली, तो आप बार बार मुझे काम देना बंद करो। बहू, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? जब से आया हूं तब से देख रहा हूं। अरे छोटे, छोड़ना ये सब,
मैं नितिन से कहता हूँ, वो तेरे सर की मालिश कर देगा। बहू की तबीयत थोड़ी खराब है ना, इसीलिए इतनी चिड़चिड़ कर रही है। नहीं भैया, आप लोग सह सकते हो इसके नखरे, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। माफ कीजिए, लेकिन आज के बाद मैं आपके घर पे कभी नहीं आऊंगा, और जब तक ये यहाँ पर रहेगी तब तक खास तौर पर नहीं आऊंगा। अरे तो मत आओ ना, बुलाया भी किसने है आपको? अरे बहू, तुम तो शांत हो जाओ, और छोटे, मेरी बात तो सुन ले। चाचा जी कोई बात नहीं सुनते और वो गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पारुल को कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर बाद में, अरे नितिन बेटा, तूने बहू के साथ लव मैरिज करके बहुत गलत किया है। अरे उसके आने से तो सब कुछ बिगड़ गया है। और नहीं तो क्या, ना जाने कितने अरमान सजाए थे मैंने, लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो गया है। ना तो हम बहू को कुछ बोल सकते हैं और ना ही उसे कोई काम दे सकते हैं। एक तरह से हम उसके गुलाम ही बनकर रह गए हैं। हर पल बस उसके डॉन भाई की ही दहशत बनी रहती है घर में। मुझे माफ कर दो माँ पापा, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं भी यहाँ पर फंस चुका हूँ। अब तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो और उसका भाई मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जाने दे बेटा, हम तेरे लिए ये सब सहन करने के लिए तैयार हैं। नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने दोस्त के घर पर आती हुई काम वाली से बात कर ली है। वो पैसे भी ज्यादा नहीं लेती, और वो यहाँ पर 2 दिन के बाद काम करने आएगी, और वो घर का सारा काम कर देगी। फिर आपको और पापा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत कर। पहले ही तेरी बीवी तुझे कितना लूटती है, और उसमें ये बेफिजूल के खर्चे मत कर। तू अकेला क्या क्या देखेगा? और तू घर के कामों के बारे में इतना मत सोच। हम दोनों इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो कोई काम नहीं कर सकते। क्यों जी? हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज तक हम दोनों ने साथ मिलकर सभी काम किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन तू अपने काम पर ध्यान दे बेटा। इन सब को लेकर इतना परेशान मत हो, ठीक है ना? ठीक है पापा। सच में भगवान आप जैसे माँ पापा हर किसी को दे। आप दोनों ने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चुप कर पागल, अपने माँ बाप को शुक्रिया बोल रहा है। और नहीं तो क्या। चल जा अब, तुझे दफ्तर जाने के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। हाँ माँ। फिर नितिन दफ्तर चला जाता है, और जब पारुल को उसके भाई संग्राम का कॉल आता है तभी वो थोड़ी सी घबरा जाती है। और बता पारुल, सब कुछ ठीक तो है ना वहां पर? तू सही तरह से अपनी घर गृहस्थी संभाल तो रही है ना? कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं हुआ ना? हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, सब कुछ एकदम ठीक है, और मैं अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। फिर तो एकदम अच्छा है, ऐसे ही खुश रहे। नितिन एक अच्छा लड़का है, मिडिल क्लास वाला है, लेकिन दिल से एकदम हाई क्लास वाला है। उसे कभी भी कोई तकलीफ मत देना। हाँ भाई, मैं आपकी बात समझ गई। और बताओ, आप कैसे हो? मैं एकदम टकाटक। चल अभी मैं फोन रखता हूँ, कुछ रहेगा तो तुरंत फोन घुमाने का। क्या? हाँ भाई, जरूर। फिर पारुल कॉल कट करके राहत भरी सांस लेती है। शुक्र है मैंने सही से भाई के सामने झूठ बोल दिया। मेरे ससुराल वालों को ये तो पता है कि मेरा भाई एक डॉन है, पर उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वो एक बुरा नहीं बल्कि अच्छा वाला डॉन है, जो गलत लोगों की बैंड बजाकर सच्चे और गरीब लोगों का साथ देता है। और अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ अपने मासूम ससुराल वालों को अपने ही भाई का खौफ दिखाकर मुफ्त में राज कर रही हूँ, तो वो तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब पारुल की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। फिर एक रात उसे भूख लगने के कारण नींद ही नहीं आती। मुझे तो पास्ता खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, माँ जी को ही उठा देती हूँ। अब जब मैं पास्ता खाऊंगी तब जाकर ही मेरे पेट को और मेरे मन को शांति मिलेगी।
और फिर मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। फिर रात में 2 बजे पारुल विमला को उठा देती है और वो उसे रसोई में लेकर जाती है। क्या हुआ बहू, तू मुझे रात के 2 बजे यहाँ रसोई में लेकर क्यों आई है? अरे माँ जी, मुझे पास्ता खाने का बड़ा मन कर रहा है, इसलिए आप प्लीज मेरे लिए पास्ता बना दीजिए ना। लेकिन बहू, मैं काफी थक चुकी हूँ और काफी नींद में भी हूँ, तो फिर ऐसे में मैं कैसे सब बनाऊं? ठीक है माँ जी, मत बनाइए, जाइए, जाकर सो जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, बना देती हूँ मैं। अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। तुम जाओ, थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर बैठो। पास्ता बनने के बाद मैं तुम्हें बुला देती हूँ। ठीक है माँ जी, चलेगा। फिर बेशरम पारुल अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी विमला आधी नींद में पास्ता बनाती है और वो पारुल को खाने को देती है। फिर अगली सुबह जब ये सारी बातें नितिन को पता चलती है, तभी पारुल, तुमने माँ से रात के 2 बजे पास्ता बनाया। अरे तुम्हें थोड़ी तो समझदारी होनी चाहिए ना। वो कोई तुम्हारी उम्र की नहीं है और आधी नींद में से उठाकर तुमने उनसे काम करवाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पारुल। आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना, प्लीज। नितिन, तुम ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो मुझे सही लगेगा वो मैं सब करूंगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होकर बाहर जाना है। आज मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। रात में 11 बजे तक मैं आ जाऊंगी वापस। क्या, इतना लेट? देखो पारुल, आजकल पता है ना, जमाना ठीक नहीं रहा। लड़कियों का इतनी रात में अकेले बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। पर तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही? नितिन यार, तुम ना सच में बहुत दिमाग खा रहे हो। अब बस भी करो और जाओ यहाँ से। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पारुल नितिन की एक नहीं सुनती और वो अपने मन की ही करती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके सास और ससुर की तबीयत खराब हो जाती है, तब भी पारुल उन पर रहम नहीं करती और वो उनसे खूब काम करवाती है। अरे बहू, विमला की हालत तो देखो, उससे काम मत करवाओ। अरे थोड़ा तो रहम करो हम पर। पापा जी, आप तो चुप ही रहिए और जाइए, मेरे कमरे की सफाई कीजिए, वरना मैं अभी के अभी मेरे भाई को फोन करूंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। उस वक्त पारुल का भाई संग्राम अचानक से उससे मिलने वहां पर आया होता है और वो ये सब देखकर एकदम चौंक जाता है और समझ जाता है कि पारुल अपने ससुराल वालों को झूठ बोलकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बस कर पारुल, मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तू अपने ससुराल वालों के साथ कितना गलत करेली है। अरे मैं बाहर के जरूरतमंद लोगों की कितनी मदद करता हूँ और तू इधर अपने बेचारे ससुराल वालों को मेरा खौफ दिखाकर ये सब करेली है। छी भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई। इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। हाँ काका जी, जरूरी नहीं कि हर डॉन बुरा ही हो। मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन इसने आप सबकी नजरों में मेरी ऐसी छवि बनाई है कि आप लोग मुझसे डर जाए और ये आपको अपना गुलाम बनाए। पारुल बहू, तूने हमारे साथ ये बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी पारुल। तुझे मैंने तेरे पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए हाँ की, लेकिन उसके बाद भी तूने ये सब किया। अब से तू अपने घर पे ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी तू, और यही तेरी सजा है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई और अब मुझे इस बात का पूरा एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो भाई। मैं एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। प्लीज भाई, मुझे यहाँ से लेकर मत जाओ। पारुल खूब विनती करती है, जिसके बाद उसका भाई और उसके ससुराल वाले उसे सुधरने का एक आखिरी मौका देते हैं और वक्त के साथ साथ वो सच में सुधर जाती है और अपने ससुराल वालों की अच्छे से देखभाल करती है।
हे भगवान। अरे ओ तानिया, कैसी ननंद है तू। उधर अंदर रसोई में तेरी भाभी कितना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दे। पर मम्मी। चुप बैठ तू। मायके आई है, छुट्टियां मनाने नहीं। अरे कब से टीवी देख रही है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा सर पे मत चढ़। तभी वहां पे उसकी भाभी सोनल आती है। ओफो मम्मी जी, आप बिना बिना कुछ जाने समझे बस शुरू हो जाती हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप तानिया दीदी को खामखा डांट रही हो। अरे इन्होंने तो पिछले 2 घंटों से मेरे किचन में बहुत मदद की है, और उसके बाद ही ये यहाँ पर टीवी देखने आई है। क्या? हाँ मम्मी जी। और वैसे भी लड़कियां अपने मायके में जाकर ये सब नहीं करेगी तो कब करेगी? ससुराल के कामों में व्यस्त रहने के कारण लड़कियों को कहाँ समय मिलता है टीवी देखने का। क्यों दी, सही कहा ना मैंने? हाँ सोनल, तुम सही कह रही हो। और मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा शांति से रहो ना। फालतू में अपना बीपी हाई कर लेती हो आप। अरे चल चल, ठीक है, अब ज्यादा मुंह मत चला और देख अपना कार्यक्रम। मुझे नहीं पता था कि तूने सोनल बहू की मदद भी की है। तानिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई होती है। उसके छोटे भाई संजू और भाभी सोनल की हाल ही में शादी हुई होती है, और अब की बार तानिया देखती है कि उसकी माँ उमा का स्वभाव काफी गुस्सैल हो गया है। एक रोज, अरे ओ महारानी साहिबा, ये जींस टॉप पहनकर कहाँ चली तू? तुझे पता है या यहाँ पर आकर भूल गई तू कि अब तेरी शादी हो चुकी है और अब तू ये जीन्स और टॉप नहीं पहन सकती। क्या? अरे लेकिन ऐसा किस किताब में लिखा है मम्मी? मैं ससुराल में तो दिन रात बस साड़ी में ही रहती हूँ, और मुझे यहीं पर आकर ये मॉडर्न कपड़े पहनने का मौका मिलता है। अब आप भी यहाँ पर टोकम टाकी मत कीजिए। नहीं नहीं, जितना कहा है उतना कर। जाकर साड़ी पहन कर आ, या कोई सूट पहन ले, लेकिन ये बेशर्मो जैसा जीन्स टॉप बदल दे। नहीं मम्मी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तो बाहर ये जीन्स टॉप ही पहन कर जाऊंगी। इतना कहकर तानिया वहां से चली जाती है। देखा ना सोनल बहू, ऐसे उल्टा बोलकर चली गई मुझे। इतनी ढीठ हो गई है ये। अरे 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लेकिन मम्मी जी, उसमें क्या होता है? अब दी ने थोड़ी ना कोई छोटे कपड़े पहने हैं। उन्होंने तो केवल जीन्स और टॉप ही तो पहना है। अरे नहीं नहीं, वो जीन्स टॉप भी एकदम घटिया कपड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी। जमाने के साथ आपको अपनी सोच बदलनी होगी। औरत जिन कपड़ों में सुरक्षित महसूस करती है, उसे उन कपड़ों को पहनने का पूरा हक है। कल को अगर मैं भी जीन्स टॉप पहनूंगी तो आप भी मुझे कुछ बोल नहीं सकती। इतना बोलकर सोनल भी वहां से चली जाती है, और अब उमा की बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन, आज तो बड़ा मजा आएगा। हम तीनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। हाँ सोनल, मुझे बहुत डर लगता है भूतिया फिल्मों से। बस मुझे संभाल लेना बाबा। डरपोक कहीं के। लेकिन तानिया बेटी, इन मियाँ बीवी के साथ में तू क्यों जा रही है? कबाब में हड्डी मत बन और चुपचाप घर पे बैठ। अरे मम्मी, आने दो ना दी को भी हमारे साथ। नहीं संजू बेटा, अरे पगला वगला गया है क्या? अब तू शादीशुदा है, और ऐसे में तुम दोनों के साथ ये नहीं जा सकती। तो क्या हुआ मम्मी जी? उल्टा तानिया दी के आने के बाद हम सभी लोग और भी ज्यादा मजे कर पाएंगे। हाँ मम्मी, आप ना ज्यादा हिटलर मत बनो। मैं अपने भाई भाभी के साथ जा रही हूँ, वो भी उनकी मर्जी से। और जब इन दोनों को मुझे साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, और दी बार बार थोड़ी ना आने वाली है मायके, इसीलिए हमें जितना जी करता है उतने मजे करने दीजिए। वो लोग उमा की कोई बात नहीं सुनते और मूवी देखने चले जाते हैं। ये लड़की को ज्यादा ही नाटक करे जा रही है, इसमें तो जरा सी भी अकल नहीं है। हाँ,
फिर अगली सुबह बस सुबह हुई नहीं कि मैडम तैयार होकर निकल पड़ी अपनी सहेलियों से मिलने। अरे तू मायके रहने आई है या फिर सहेलियों के साथ मेल मिलाप करने? हाँ। अरे क्या अब भी मम्मी, मैं बस साल में यहाँ पर 2 से 3 बार ही आती हूँ और कभी कभार तो बस 1-2 दिन रहकर ही चली जाती हूँ। पर ऐसे में मैं अपनी सहेलियों से मिलने चली भी गई तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे तनिक अपनी माँ का हाल चाल तो पूछ ले। और अपने ससुराल में फोन मिलाया? नहीं ना। कैसे मिलाएगी तू? तू तो यहाँ मायके आकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने में ही व्यस्त हो गई है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब सुबह मंदिर में जाती हो तभी नाश्ता होने के बाद में दी सबसे पहले अपने ससुराल वालों को ही कॉल करती है और अपनी सास से तो वो आधे घंटे तक बात करती है और इनकी सास तो इनकी खूब तारीफ करती है। क्या? खैर जाने दो सोनल, ये जो सामने मेरे खड़ी है ना, ये मेरी मम्मी है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इतनी खड़ूस और इतनी बुज़दिल। अब बहुत बदल गई हो मम्मी। हाँ हाँ बोल दे जो भी बोलना है। तू भी बदल चुकी है। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तुझे बार बार टोकने का, लेकिन तू काम ही ऐसे करती है तो मैं भी क्या करूं? अब तानिया को अपनी माँ की हरकतों से काफी बुरा लगने लगता है। तभी सोनल उसे सांत्वना देती है। कोई बात नहीं दी, मम्मी जी पहले इतनी खड़ूस इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो इतनी बूढ़ी नहीं थी तभी, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र होते जा रही है वो ऐसे ही दिन रात कुछ भी बोलती रहती है और बेवजह की बातों पर आप पर गुस्सा करती है। लेकिन ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया सोनल। इस बार पता नहीं कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से पेश आ रही है। अब आप अपना मन छोटा मत कीजिए दी, मैं और संजू है ना आपके लिए। फिर अगले दिन, सुन सोनल, आज रात का खाना तानिया बनाएगी। क्या? लेकिन मम्मी जी, दी तो शाम में अपनी सहेली से मिलने जा रही है ना, तो वो खाना कैसे बना पाएगी? हाँ तो कल मिल लेगी वो। वैसे भी अब वो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गई है, जल्दी जाएगी नहीं और 1 महीना यहीं पर रहेगी। अरे मम्मी, आपको हो क्या गया है? अरे मेरी सास भी इतनी बुरी नहीं है जितनी आप बनती जा रही हो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मायके आई है इसका मतलब ये मत समझ कि तू यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन आप जो कुछ भी बोल रही हो वो साफ साफ गलत है। दी जब से यहाँ पर आई है वो हर काम में मेरी मदद करती है, इसीलिए आप इन्हें ऐसा मत बोलिए। आप क्यों खामोखा इन पर भड़ास निकाल रही है? सोनल बहू, अब तेरी जबान भी कैची की तरह चलने लगी है क्या? मैं जबान नहीं चला रही मम्मी जी, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और दी, आप अपनी सहेली से मिलने चली जाना, मैं रात का खाना बना दूंगी। ऐसे ही एक रोज संजू तानिया के लिए ढेर सारी चीजें लाता है। अरे वाह, मेरी फेवरेट मिठाई, और ये कितना प्यारा फोन कवर है, और ये पर्स, ऐसी ही पर्स चाहिए थी मुझे। शुक्रिया मेरे भाई, तो सच में दुनिया का सबसे अच्छा भाई है संजू। कोई बात नहीं दी, आपके लिए कुछ भी। आपको ये सारा सामान पसंद आ गया और यही देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। संजू और मैं खास गए थे मार्केट, आधा दिन बीत गया ये सब लेते लेते। अच्छा, तो अब मैं समझी, तुम दोनों कल सुबह से कहाँ गए थे? मेरे लिए छुप छुप कर खरीदारी करने गए थे ना? वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम दोनों जैसे भाई और भाभी सबको दे। तभी वहां पर उमा आती है और वो सारा सामान देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, अरे बेवकूफ लड़के, तूने क्या अपनी अकल बेच दी है क्या? अब क्या हुआ मम्मी, आप मुझ पर इस तरह से क्यों बिगड़ रही हो? अरे नालायक लड़के, इस तानिया के लिए इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अगर इन पैसों को तू बचा लेता तो तुझे आगे जाकर काम आते ये पैसे। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो?
इतने से पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? और दी हमारे पास साल में बस 2 से 3 बार ही आती है, और ऐसे में उनकी पसंद का सामान देना मेरा फर्ज है। अरे इस बेशरम लड़की को तो कुछ लाज शर्म बिल्कुल नहीं है। तुझसे बड़ी होकर भी ये तुझसे ये सारे उपहार ले रही है। तुझे अब इसका लाड़ प्यार बंद करना होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा। शादी हो चुकी है तेरी, और तुझ पर तेरी बीवी की भी जिम्मेदारी है। और भविष्य में तुम दोनों 2 से 3 होने के बाद में तुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां आएगी। अरे मम्मी, वो सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन इतने से खर्चे के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मैंने कोई बेफिजूल खर्चा किया है। देखो तो, दी ये सब देखकर कितनी खुश हो गई है। रहने दो संजू, मुझे नहीं चाहिए ये सारा सामान। अगर इस सब से मम्मी को तकलीफ हो रही है तो मैं इस सामान को नहीं अपनाऊंगी। जहां से लाया है वही जाकर लौटा दे। पर दी, अरे दी सुनिए तो। तानिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा मम्मी, आपके कारण दी उदास हो गई। अरे आप इस तरह क्यों बर्ताव करने लगी हो? आखिर आपको हो क्या गया है? और नहीं तो क्या मम्मी जी, और हमने थोड़ी ना कोई 50-60 हजार का खर्चा किया है। इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। ये आपने सही नहीं किया मम्मी जी। अब तुम दोनों मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर सोनल और संजू तानिया के पास चले जाते हैं और उससे खूब सारी बातें करके उसे अच्छा महसूस कराते हैं। फिर 2 दिन बाद अचानक से तानिया को तेज सर्दी बुखार हो जाता है। अरे बाप रे, आज तो तू जाने वाली है और ऐसे में तुझे अभी सर्दी बुखार हो गया। एक काम करती हूँ, मैं दामाद जी को फोन मिलाकर यही बुला लेती हूँ, तो फिर वो तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। वाह मम्मी, अरे कैसी माँ हो आप। यहाँ आपकी बेटी इतनी बीमार है और इस समय में भी आपको मुझे घर से निकालने की पड़ी है। अरे गली में सबको पता है कि तू आज अपने घर जाने वाली है, और ऐसे में अगर तू यहाँ पर रुकेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे आपको तो बस अपनी इज्जत की ही पड़ी है। लेकिन अब बहुत हो गया मम्मी, अब मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकती, और किसी को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा सकती हूँ। और शुक्रिया मम्मी, इतनी अच्छी तरह से मेरी देखरेख करने के लिए। अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। भूल जाऊंगी कि मेरा एक मायका भी है। तभी वहां पर सोनल आती है। मैं भी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे जहां पर एक बेटी की इज्जत ना हो, वहां पर आप मेरी इज्जत क्या करोगी मम्मी जी? मेरी शादी को तो बस 2 महीने ही हुए हैं। भगवान जाने आने वाले समय में आप मेरे साथ किस तरह से पेश आओगी। अरे नहीं नहीं, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? ऐसा मत करो बेटी। और मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तू बिगड़ ना सके। कल को तेरी भी ननंद अपने मायके रहने आएगी। इसीलिए मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, और मैं तेरी भलाई के लिए ही तेरे साथ इस तरह से पेश आ रही थी। देखो मम्मी, मैं बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं हूँ। 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है मेरी शादी को, और आज तक मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती आ रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद भी मैंने सोनल का हाथ हर काम में बटाया है। और इस सब के बाद भी आप मुझसे किस तरह से बात करती हो? माफ कर दे बेटी, और बहू तू भी मुझे माफ कर दे। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझसे गलती हो गई बेटी। मुझे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। लेकिन तानिया बेटी, तू इस हालत में अपने ससुराल मत जा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे मेरी गलतियां समझ आ गई है बेटी। अरे नहीं मम्मी, आप मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। फिर अंत में तानिया और सोनल उमा को माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है।